ये दो स्केचेस देखो, एक में सिर्फ लाइंस है, दूसरे में फुल रेंडरिंग है। कौन सा बेटर लगता है? सच बताओ तो पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वैसे ही कमज़ोर हो गई तो रेंडरिंग कितने भी करो, ड्राइंग वीक ही रहेगी। ड्राइंग की स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन से कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेट लाइन यूं ही नहीं खींच रहा, रैंडम स्ट्रेट लाइन नहीं खींच रहा। स्ट्रेट लाइन की अपना एक पर्पस है, अपनी एक मीनिंग है। मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेट लाइन को खींच। पहले मैंने ही उसके टॉप पार्ट हेड से स्टार्ट करा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो आइस, जो सॉकेट्स होते हैं उसके जो बगल वाला पार्ट होता है, चिक बोन वगैरह है ना, और चिन तक जो लाइन है उसको मैंने स्ट्रेट लाइन में देखा और उसको बनाया, रिप्रेजेंट करा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो भी स्ट्रेट लाइन खींचनी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी खींचे जा रहे हो। आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेट लाइन को खींचना पड़ेगा। वो आपको देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए काम करना पड़ेगा। मैंने आइस के सॉकेट के लिए एक लाइन खींची, जहाँ पे वो आइस जो है वो फिट होगी, वहाँ पे आइस आएगी। नोज के लिए एक लाइन खींचा। मैं बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई फाइनल लेटर से स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं कोई हाथ से डायरेक्ट आँख आँख से नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं नोज से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत से बिगिनर ये गलती करते हैं कि वो आइस से स्टार्ट कर देते हैं या फिर नोज से स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं आउटर शेप देख रहा हूँ, उसके बाद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आइस का प्लेसमेंट कहाँ होगा, नोज की प्लेसमेंट कहाँ होगी, और फिर हमारा लिप्स कहाँ पे आएगा। उसके हिसाब से मैं अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं नोज के लिए मैंने नॉर्मली एक लाइंस का यूज़ करा है, वो स्ट्रेट लाइन में यूज़ करा है मैंने, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन भी नोज के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसी चीज़ को एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये फेस फ्रंट साइड होता, फ्रंट, तो जो ये नोज का जो लाइन है, जो मैंने थोड़ा एंगुलर लाइन डाला है, वो एंगुलर लाइन ना होते हुए थोड़ा वो सीधे होता है, स्ट्रेट में। तो वो आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, छोटी, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें इस सब्जेक्ट की, तो वो जो है थोड़ी साइड में देख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को बना रहा हूँ। वो थोड़ा साइड देख रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा, एक बात है कि जैसे-जैसे चीज़ों का एंगल बदलता है, तो उसकी हर एक चीज़ बदल जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं कर रहा, ना ही मैं यहाँ पे डिटेल में कोई काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सी थी, मैं यहाँ पे सिंपली, अगर मैं बोलूँ तो सिंपलीफाई कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ। चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और सिंपल वे में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ड्राइंग करते वक्त आपको 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। सबसे पहली आपकी है स्ट्रेट लाइन, सेकंड है लाइन का एंगल, और थर्ड है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है किसी लाइन की लेंथ और हाइट को दूसरे लाइन से कंपेयर करना, ठीक है। उस कंपैरिजन में वो लाइंस कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, वो चीज़ देखना। मैं भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी छोटी है और कहाँ पे कितनी चीज़ कौन सी बड़ी है। अब जैसे ये मैंने कान के लिए मैंने प्लेसमेंट देखा कि ये जो कान होता है वो नोज़ के स्ट्रेट, मतलब सीध में, और जो आइस के है उसके सीध में मतलब आता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा, ठीक है। लेकिन ये तो बेसिक फंडा है, लेकिन ये जो पोर्ट्रेट का व्यू जो है वो अलग एंगल का है। तो वो पोर्ट्रेट में जो गर्ल है वो साइड में दिख रही है, तो उसके हिसाब से वो जो कान का प्लेसमेंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझो कि हम ड्राइंग के अंदर 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है लाइन का एंगल, और थर्ड है प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आप सिर्फ़ लाइन के एंगल को देखते हो और उसके प्रोपोर्शन को देखते हुए अगर चीज़ें बनाते हो, उसे कंस्ट्रक्ट करते हो, ब्लॉक करते हो, उसे ब्लॉकिंग करते हो, तो आपकी जो ड्राइंग होगी वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा चीज़ों को कि वो अ, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका आउटर जो शेप्स है, उसको अगर हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में कैसे कन्वर्ट होगा या फिर कैसे उसको स्ट्रेट लाइन में आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। वो आपका मेंटली जो ऑब्ज़र्वेशन है, ठीक है। आइस जो है आपका वो चीज़ों को कैसे देखता है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करता है, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। मुझे ध्यान है जो चीज़ ज़रूरी लगेगा मैं वहाँ-वहाँ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे ज़रूरी नहीं लगेगा मैं वहाँ पे कुछ भी कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप
आप जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और उसे अपने काम में यूज़ करिएगा, अपने आर्ट वर्क में उसको यूज़ करिएगा। ठीक। अब मैं धीरे-धीरे क्या कर रहा हूँ, धीरे-धीरे मैं फीचर्स को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर्व लाइन में नहीं ऐड कर रहा, मैं यहाँ पे कर्व लाइन का यूज़ नहीं कर रहा। जो भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ वो सब स्ट्रेट लाइन में है। मैं कंपेयर भी करता हूँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ के, जैसे मैंने नोज़ के लिए कंपेयर करा उसके आइज़ से, 20 का गैप मैंने देखा वो 1 आइज़ के इक्वल होना चाहिए। जो कोना वाला पार्ट है वहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन खींचते हुए देखा कि नोज़ का जो प्लेस है वो मतलब नोज़ कहाँ पे प्लेस हुई वहाँ, है ना? वो चीज़ देखा मैंने और स्ट्रेट लाइन में मैं धीरे-धीरे चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा हूँ, फीचर्स को धीरे-धीरे क्या कर रहा हूँ, उभार रहा हूँ, मतलब एक 3D फ़ील दे रहा हूँ, है ना? और यही जो चीज़ है, जो यही सिंपलिसिटी है, जो सिंपलिसिटी जो ये प्रोसेस है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है आर्ट वर्क में। अगर आप सीधा डायरेक्ट अगर आइस से शुरू करते हो या फिर नोज़ से करते हो, तो आप कंफर्म वो फिर आपका वो ड्राइंग गलत ही बनेगी और ये कोई मेथड नहीं है बनाने का। बहुत से आर्टिस्ट बनाते हैं, वो बहुत से आर्टिस्ट जो होते हैं बिगिनर आर्टिस्ट वो करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया और सूटेबल मेथड यही है कि आप चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हुए चलें। इसे आप ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं, ठीक है? हम चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है? हम आइस के सॉकेट को यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आइस का सॉकेट आएगा, वहाँ पे हमने ब्लॉक करा। नोज़ का बेसिक शेप्स है, उसको रिप्रेजेंट करा। मैं जो लाइन बना रहा हूँ, जो लाइन के टाइम पे भी मैं कोई कर्व लाइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा स्ट्रेट लाइन लेके जो लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो कर्व लाइन जो है, वो स्ट्रेट लाइन के बाद आएगी। अगर जब आप स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? जहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू सब चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट का जो फीचर्स है उसको प्लेस कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो है वो पार्ट आता है हमारा कर्व ऐड करने का, जहाँ पे हम फिर धीरे-धीरे कर्व को ऐड करते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? शैडो का। शैडो के लिए भी मैं पहले मैप कर रहा हूँ, जिसे हम शैडो का मैपिंग कहते हैं, शैडो मैपिंग कहते हैं। ठीक है? इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही शैडो को मैप कर रहा हूँ, है ना? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैपिंग कहते हैं। मैं शैडो को भी स्ट्रेट लाइन के हेल्प से क्या कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। पेन की सबसे अच्छी बात क्या है कि उसको इरेज़ नहीं करा जा सकता। तो पेन में हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसे इरेज कर सकें, तो हमारे लिए बेनिफिट का काम भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत से आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो पेंसिल के साथ इरेजर लेके बैठते हैं जब भी उनको स्केच करना हो, ड्राइंग करना हो, तो जहाँ पे वो गलतियाँ होती है तो वो फिर इरेज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब इरेज यूज़ करना ही नहीं चाहिए ड्राइंग और स्केचिंग के टाइम। तो आप कम से कम करें, इरेजर का यूज़ करें, आप इरेजर को अवॉइड करें तो अच्छा है आपके लिए। शैडो को मैंने मैप करा, मैप करने के बाद मैंने एक बेस टोन दिया, शैडो में मैंने रेंडरिंग करी। शैडो मैप करने के बाद मैंने रेंडरिंग स्टार्ट करता हूँ। रेंडरिंग का मतलब है शैडो एरियाज को फिल करना और वैल्यूज इस्टेब्लिश करना। सबसे पहले मैं एक बेस टोन लगाता हूँ और फिर धीरे धीरे होम्स के डिटेल को डेवलप करता हूँ। बहुत से आर्टिस्ट क्या करते हैं कि डिटेल से ही शुरू करते हैं। हर किसी का अपना अप्रोच होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पहले लार्ज शेप्स और वैल्यूज पर फोकस करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस ड्राइंग में ग्रे स्केल्स वैल्यू में काम कर रहा हूँ। मैं लगभग 4 से 5 टोनल वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। पहला है लाइट, फिर मिड लाइट, फिर थर्ड है मिड टोन, फिर डार्क और डार्केस्ट डार्क। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन सा एरिया ज़्यादा डार्क है और कौन सा लाइट है। हर टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करूँगा। हर टॉपिक को डिटेल में कवर करने के लिए अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। वैल्यूज़ एस्टेब्लिश करने के बाद मैं ड्राइंग को रिव्यू करता हूँ। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एडजस्टमेंट करता हूँ। सबसे लास्ट में सेलेक्टिव डिटेल सेट करता हूँ। तो मैंने शैडो को फिल करा, उसके बाद धीरे-धीरे मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो टोन्स हैं मैं उसको एस्टेब्लिश कर रहा हूँ ग्रे वैल्यू स्केल के अकॉर्डिंग। जहाँ पे मुझे ज़्यादा डार्क लगा मैं वहाँ पे ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे मिड टोन चाहिए वहाँ पे मैं मिड टोन दे रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लाइट रखना है उसमें मैं कंप्लीटली लाइट छोड़ रहा हूँ। जहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं ना कि मिड लाइट देना है, तो वो जहाँ पे मुझे लग रहा है जहाँ पे मिड लाइट होगा वहाँ पे मैं मिड लाइट डाल रहा हूँ, मिड लाइट टोन डाल रहा हूँ। धीरे-धीरे करते-करते जब आप शैडो को फिल अप करोगे, रिंग करोगे, वैल्यू स्केल का यूज़ करोगे, ग्रे वैल्यू स्केल का,
तो आपके अंदर जो आपके आर्ट वर्क है उसके अंदर धीरे-धीरे खुद ही 3D फ़ील आ जाएगा। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अप्रोच यही है कि आप चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, शैडो को मैपिंग करो, उसके बाद धीरे-धीरे उसके अंदर शैडो फ़िल अप करना शुरू करो, ठीक है? अब स्टार्टिंग से ही डिटेल में मत घुसो। आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, उसके बाद जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है उसको फ़ॉलो करो। जहाँ पे मुझे जितना डार्क लग रहा है, वहाँ पे मैं उतना ही डार्क कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर, और जहाँ पे जितना मुझे लाइट लग रहा है, वहाँ पे मैं उतना ही लाइट रख रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, पेन को जब भी ड्राइंग करते टाइम आप पेन को कम प्रेशर में चलाना। कम प्रेशर से ये फ़ायदा होगा कि आप पे जो लाइन्स होगी वो काफ़ी स्मूथली और मतलब डार्क नहीं होगी वो लाइन, ठीक है? अगर आपको करेक्शन करना भी होगा तो आप उसमें ईज़िली करेक्शन कर सकते हो। पेन में इरेज़ करने का कोई सिस्टम है नहीं कि आप उसे इरेज़ कर सको, इसलिए आपको खुद पे अपने हाथों पे इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आपको जहाँ पे जो ज़रूरत लग रही है, उस हिसाब से आप पेन को चला सको और उस हिसाब से उसको कंट्रोल कर सको। शैडो को जैसे अब देखो, शैडो की बात करते हैं तो मैंने मैप करा था, उसके बाद मैंने क्या करा, एक बेस टोन दिया था, उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते फिर मैंने जहाँ पे जितना डार्क लग रहा है उतना मैं डार्केस्ट डार्क पार्ट को डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे मिड टोन चाहिए वहाँ पे मैं मिड टोन दे रहा हूँ। लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ही उस चीज़ को डार्क कर दे रहा हूँ। नहीं, एक लेयर में काम कर रहा हूँ, मैं धीरे-धीरे उसके अंदर जो लेयर है वो एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। शैडो है वो उसके अंदर मैं लेयर बाय लेयर काम कर रहा हूँ, शैडो को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। जैसे देख सकते हो कि मैंने नोज़ के नीचे वाला पार्ट जो है वो शैडो में रखा है, ठीक है? उसके जो लेफ्ट आइज़ है उसको शैडो में करा, फिर उसके जो लिप्स है, अपर पार्ट है ना, और उसका जो नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट लिप्स का, उसका वो भी शैडो में है। इसके जो राइट एंगल से लाइट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका अपोजिट साइड होगा वहाँ पे शैडो एस्टेब्लिश होगा। उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। जो लाइन का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी शैडो में जा रहा है काफ़ी। अब एक चीज़ समझो कि जब भी आप ड्रॉ करो तो आपको पता होना चाहिए कि वो लाइट जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, और वो लाइट कितनी हार्ड या कितनी सॉफ्ट लाइट है। उस हिसाब से उस चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर वो हार्ड लाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि शैडो भी हार्ड ही बनेगी, है ना? अगर वो सॉफ्ट है तो जो शैडो होगी वो भी काफ़ी सॉफ्ट होगी। तो इसमें एजेस भी बहुत हार्ड है, ठीक है? क्योंकि लाइट जो है वो काफ़ी हार्ड है तो एजेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं इसके जो अपोजिट साइड में। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, आप स्केचिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए। हर चीज़ का अपना एक पर्पस होता है, जैसे आप किस पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हैं वो, ठीक है? जैसे वैल्यू स्टडी हो गई, उसमें आप उस चीज़ को कितना टाइम देना चाहते हैं, उस हिसाब से वैल्यू स्टडी हो गई। उस हिसाब से आपका जैसे स्केचिंग हो गया तो आप फिगर ड्राइंग कर रहे हो तो उसमें आप एक लिमिट डालते हो टाइम की कि मैं 5 मिनट के अंदर वो स्केचिंग जो है वो कर लूँगा। इसी तरह से आपका वो हो गया, जैसे जेस्चर ड्राइंग हो गया, 30 सेकंड जेस्चर ड्राइंग बहुत से आर्टिस्ट करते भी है, ठीक है? वैल्यू स्टडी हो गई, जिसके अंदर हम 10-15 मिनट के अंदर वैल्यू जो ग्रेड होता है, जो वैल्यू स्केल होता है उसको बनाते हैं तुरंत वैल्यू स्क्रीन को। पोर्ट्रेट स्टडी हो गया, फिर ये हेड स्टडी हो गया या मसल स्टडी हो गया। सबका अपना-अपना पर्पस और टाइम होता है कि वो उस टाइम के अंदर-अंदर वो आर्टिस्ट उस चीज़ को करता है। अब धीरे-धीरे मैं क्या कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे जो भी बाल का एरिया है, उसको मैं फिल अप कर रहा हूँ। जो डार्केस्ट पार्ट है उसको मैं डायरेक्टली पेन से लेके फिल कर रहा हूँ, पेन को चलाते हुए फिल कर रहा हूँ जल्दी-जल्दी। क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर है टोनल वैल्यू, उसको टोनल वैल्यू का स्टडी करना और अपने ड्राइंग में कमांड लाना। मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे ड्राइंग को एक्यूरेट बनाना और प्लस में टोनल वैल्यू स्टडी करना, ठीक है? तो जहाँ पे मैंने 4 वैल्यू का इस्तेमाल करा है, इसके अंदर मैं डिटेल में कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है? मैं डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा, मैं इस स्टडी के पर्पज़ से इसमें स्टडी करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगा के इसके अंदर स्टडी करूँगा, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूँगा इसके अंदर। 20-25 मिनट, 30 मिनट इनफ है स्टडी के लिए। फिर लास्ट में देखा जहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहिए, या फिर जहाँ पे थोड़ा और बहुत डार्क होगा या फिर थोड़ा बहुत डिटेल देना है, वहाँ पे मैं लास्ट में टचअप करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, या अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको देखना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, या अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं।